बीए पॉलिटिकल साइंस एमजेसी 9। पहला क्वेश्चन है, लोक नीति अर्थ, विशेषताएं, मॉडल तथा भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया। लोक नीति किसी भी राज्य के प्रशासनिक और शासन तंत्र का केंद्रीय तत्व होती है। यह उन निर्णयों, योजनाओं और कार्यक्रमों का समुच्चय है जिन्हें सरकार जनता की समस्याओं के समाधान तथा समाज के समग्र विकास के लिए बनाती है और लागू करती है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में लोक नीति केवल सरकारी दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। लोक नीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति का अर्थ है सरकार द्वारा दिए गए वे निर्णय, कार्यवाहियाँ और योजनाएं जो सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। प्रसिद्ध विद्वान थॉमस डाई के अनुसार पब्लिक पॉलिसी इज वट एवर गवर्नमेंट्स चॉइस टू डू और नॉट टू डू, अर्थात सरकार जो करती है या नहीं करती वह लोक नीति है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि लोक नीति केवल सक्रिय निर्णय ही नहीं बल्कि निष्क्रियता को भी शामिल करती है। उदाहरण के लिए, किसी समस्या पर कानून बनाना या न बनाना दोनों ही नीति के दायरे में आते हैं। लोक नीति की विशेषताएं। लोक नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, सार्वजनिक हित पर आधारित। लोक नीति की विशेषताओं में सबसे पहला है सार्वजनिक हित पर आधारित। लोक नीति का मुख्य उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा और कल्याण करना होता है। सरकारी निर्णय, यह सरकार द्वारा बनाई जाती है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो। तीसरा है लक्ष्य उन्मुख। हर नीति का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा सुधार आदि। व्यापक और जटिल। लोक नीति कई कारकों जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक से प्रभावित होती है, इसलिए यह बहुत जटिल होती है। पांचवा है गतिशील, डायनेमिक। समय और परिस्थितियों के अनुसार नीतियाँ बदलती रहती है। कानूनी आधार, अधिकांश नीतियाँ कानून, नियम या संविधान के आधार पर बनती है। सातवां है बहुहितधारक सहभागिता। नीति निर्माण में सरकार, ब्यूरोक्रेसी, विशेषज्ञ, मीडिया और नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला टॉपिक है लोक नीति के मॉडल, मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति को समझाने के लिए विभिन्न मॉडल विकसित किए गए हैं। ये मॉडल नीति निर्माण की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करते हैं। लोक नीति के मॉडल का जो पहला मॉडल है वह है संस्थागत मॉडल, इंस्टीट्यूशनल मॉडल। इस मॉडल के अनुसार लोक नीति सरकार की संस्थाओं जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा बनाई जाती है। उदाहरण के लिए संसद द्वारा कानून बनाना, यह संस्थागत मॉडल है। दूसरा है समूह मॉडल, ग्रुप मॉडल। इस मॉडल में विभिन्न हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप्स नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यापारिक समूह, किसान संगठन आदि। तीसरा मॉडल है अभिजात वर्ग मॉडल। इस मॉडल के अनुसार समाज एक छोटा प्रभावशाली वर्ग नीतियां बनाती है और आम जनता उस पर निर्भर रहती है। चौथा है तर्कसंगत मॉडल, रैशनल मॉडल। इस मॉडल में नीति का निर्माण पूरी तरह तर्क, डेटा और लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ और न्यूनतम लागत होता है। पांचवा मॉडल है क्रमिक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार नई नीतियाँ पुरानी नीतियों में छोटे छोटे बदलाव करके नई नीति बनाई जाती है। ठीक है। छठा है प्रणाली मॉडल। इस मॉडल के अनुसार समाज से इनपुट, मांग, समर्थन आते हैं जिन्हें सरकार प्रोसेस करके आउटपुट नीति बनाती है। इसमें फीडबैक भी शामिल रहता है। खेल सिद्धांत मॉडल, गेम थ्योरी मॉडल। इसमें विभिन्न पक्षों के बीच रणनीतिक निर्णय के आधार पर नीति बनाई जाती है। चौथा पॉइंट है हमारा भारत में लोक नीति निर्माण प्रक्रिया, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया।
भारत में लोक नीति निर्माण एक बहुस्तरीय और जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थाएं और चरण शामिल है। पहला है समस्या की पहचान, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या। पहला नीति निर्माण प्रक्रिया यह है समस्या की पहचान करना। दूसरा है एजेंडा निर्धारित, ठीक है ना। एजेंडा निर्धारण, सरकार तय करती है कि किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। इसमें मीडिया, जनमत और राजनीतिक दबाव का भी प्रभाव होता है। तीसरा है नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इस चरण में विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करके नीति तैयार की जाती है। इसमें विशेषज्ञों, नौकरशाही और सलाहकार समितियों की भूमिका होती है। चौथा है नीति स्वीकृति, पॉलिसी एडॉप्शन। नीति को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा मंजूरी दी जाती है। उदाहरण के लिए कानून पारित करना। पांचवा है कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। नीति को लागू करने का कार्य प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी द्वारा किया जाता है, जैसे सरकारी योजनाओं का संचालन। मूल्यांकन, नीति के परिणामों का आकलन किया जाता है कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करती है या नहीं। सातवां है फीडबैक, जनता का अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर नीति में सुधार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई नीति निर्माण की प्रक्रिया। अब हम लोग देखेंगे भारत में लोक नीति निर्माण के प्रमुख संस्थान। पहला जो है वह है संसद, पार्लियामेंट, कानून बनाकर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन यानी कि लागू करती है उसे। ठीक है ना। उसके बाद है न्यायपालिका, जुडिशरी, नीतियों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है कि जो कानून बना है वह सभी के लिए सही है या नहीं, इसका निर्धारण जुडिशरी सिस्टम करती है। चौथा है नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, नीति निर्माण और कार्यान्वयन दोनों में प्रमुख भूमिका निभाती है। पांचवा है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति निर्माण में सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती है। इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की ओर जाएं तो लोक नीति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ होती है। यह सरकार के उद्देश्यों और जनता की आवश्यकताओं के बीच एक सेतु का कार्य करती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोक नीति निर्माण एक जटिल लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी होती है। अंततः एक प्रभावी लोक नीति वह होती है जो न केवल अच्छी तरह से बनाई गई हो बल्कि सफलतापूर्वक लागू भी की जाए और समय समय पर उसका मूल्यांकन करके उसमें सुधार भी की जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है यानी दूसरा यूनिट है विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। अर्थ, महत्व, दृष्टिकोण और प्रकार, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं शहरी, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकेंद्रीयकरण और स्थानीय स्वशासन अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। यह न केवल प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाते हैं बल्कि जनता की भागीदारी और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत करते हैं। ठीक है ना। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकेंद्रीयकरण और स्थानीय स्वशासन अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ये न केवल प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाते हैं बल्कि जनता की भागीदारी और लोकतंत्र को जमीनी तक मजबूत करते हैं। पहला, विकेंद्रीयकरण का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? विकेंद्रीयकरण का अर्थ है शक्ति, अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता। शक्ति, अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता को केंद्र सरकार से हटाकर निचले स्तरों, राज्य, जिला, पंचायत, नगर निकाय को हस्तांतरित करना, इसी को कहते हैं विकेंद्रीयकरण। दूसरे शब्दों में जब शासन की शक्तियां विभिन्न स्तरों पर बांटी जाती है ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय तरह पर ही किया जा सके तो इसे भी विकेंद्रीयकरण कहा जाता है।
अगला है विकेंद्रीयकरण का महत्व, सिग्निफिकेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। विकेंद्रीयकरण का महत्व क्या है? लोकतंत्र को मजबूत बनाना। विकेंद्रीयकरण से जनता को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। दूसरा है प्रशासनिक दक्षता, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से समस्याओं का समाधान तेजी से और प्रभावी तरीके से होता है। तीसरा है उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, जब निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं तो अधिकारों की जवाबदेही बढ़ती है। चौथा है क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति, हर क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग होती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर बनाई गई नीतियां अधिक उपयुक्त होती हैं। जन भागीदारी, विकेंद्रीयकरण से नागरिकों की सहभागिता बढ़ती है, जिससे योजनाएं अधिक सफल होती हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है विकेंद्रीयकरण के दृष्टिकोण, अप्रोच ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो विकेंद्रीयकरण का पहला दृष्टिकोण जो होता है वह होता है प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। इसमें प्रशासनिक कार्यों को विभिन्न स्तरों पर बांटा जाता है, उदाहरण के लिए जिला प्रशासन, ब्लॉक स्तर के अधिकारी। दूसरा होता है राजनीतिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल अप्रोच। इसमें राजनीतिक शक्ति का वितरण किया जाता है ताकि स्थानीय प्रतिनिधि निर्णय ले सके, उदाहरण के लिए पंचायत चुनाव, नगर चुनाव। तीसरा होता है आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिक अप्रोच। इसमें वित्तीय संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, जैसे स्थानीय निकायों को कर वसूलने का अधिकार। चौथा पॉइंट हमारा है विकेंद्रीयकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहला है विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। यह सबसे कमज़ोर रूप है, जिसमें केवल प्रशासनिक कार्यों का वितरण किया जाता है, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र के पास रहता है। दूसरा है प्रतिनिधिकरण, डेलीगेशन। इसमें कुछ अधिकार स्थानीय निकायों को दिए जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का नियंत्रण बना रहता है। तीसरा है विकेंद्रीयकरण। यह सबसे मजबूत रूप है, जिसमें स्थानीय निकायों को पूर्ण अधिकार और स्वायत्तता दी जाती है। चौथा है निजीकरण। कुछ सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपना भी विकेंद्रीयकरण का एक रूप माना जाता है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय स्तर पर जनता की चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करना। यह लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर है, जहां जनता सीधे शासन में भाग लेती है। भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिया गया था। छठा है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, रूरल लोकल गवर्नेंस। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से या इसके माध्यम से लागू किया जाता है। त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत गांव स्तर पर कार्य करती है, सरपंच इसके प्रमुख होते हैं। ग्राम समिति ब्लॉक स्तर पर या मध्यम स्तर कार्य करती है और ग्राम पंचायतों का समन्वय करती है। तीसरा होता है जिला परिषद, जिला स्तर पर कार्य करती है और पूरे जिले के विकास कार्यों की निगरानी करती है। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क नागरिकों का समूह होता है जो पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है। तीसरा है ग्रामीण स्वशासन के कार्य, ग्रामीण विकास योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क और पानी, बिजली, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन। सातवां पॉइंट है हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल गवर्नेंस। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन नगर निकायों के माध्यम से संचालित होती है। नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में स्थापित होता है, मेयर इसके प्रमुख होते हैं। नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी मध्यम आकार के शहरों में कार्य करती है। नगर पालिका। नगर पंचायत, छोटे शहरों या कस्बों के लिए नगर पंचायत होता है। शहरी निकायों के लिए सफाई और स्वच्छता, शहरी निकायों के लिए कार्य जो इसका होता है सफाई और स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क और परिवहन। नगर निगम, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि इन सब का ये काम है। भारत में स्थानीय स्वशासन की चुनौती, वित्तीय संसाधनों की कमी, स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त धन नहीं होता। प्रशासनिक नियंत्रण, राज्य सरकार का अत्यधिक नियंत्रण होता है। भ्रष्टाचार, अक्षमता,
कुछ स्थानों पर पारदर्शिता की कमी होती है, जागरूकता की कमी, लोगों में भागीदारी की हिस्सा कम होती है। सब मिलाकर इसका कंक्लूजन देखा जाए यानी कि निष्कर्ष देखा जाए तो विकेंद्रीयकरण और स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। ये न केवल प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाते हैं बल्कि जनता को शासन में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी प्रदान करते हैं। भारत के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया है, लेकिन अभी तक कई चुनौतियां मौजूद हैं। इन चुनौतियों को दूर के लिए सशक्त, पारदर्शिता और उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है बजट, अवधारणा, महत्व, विभिन्न दृष्टिकोण एवं प्रकार। भारत में बजट चक्र क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र में बजट एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न केवल सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है बल्कि आर्थिक नीति, विकास प्राथमिकताओं और शासन की दशा को भी स्पष्ट करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रमुख माध्यम होता है। लोक वित्त के क्षेत्र में बजट एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न केवल सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है बल्कि आर्थिक नीति, विकास प्राथमिकताओं और शासन की दिशा को भी स्पष्ट करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रमुख माध्यम होता है। बजट की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ बजट। बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग, जिसमें वित्त मंत्री अपनी दस्तावेज लेकर आते हैं। आधुनिक अर्थ में बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण दिया जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 112 में बजट वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। सरल शब्दों में समझे तो बजट सरकार की आय व्यय की योजना एक वर्ष के अंदर जितना होता है उसको हम लोग बजट कहते हैं। बजट का महत्व, सिग्निफिकेशन ऑफ बजट, आर्थिक नियोजन का साधन। बजट का महत्व में पहला पॉइंट है आर्थिक नियोजन का साधन। बजट के माध्यम से ही सरकार विकास योजनाओं और नीतियों को लागू करती है। दूसरा है संसाधनों का आवंटन। यह तय करता है कि किन क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा में कितना पैसा खर्च करना है। यह हमें इससे पता चलता है। आय और असमानता में कमी, कर और सब्सिडी के माध्यम से आय के वितरण को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है ना। चौथा महत्व है आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी को नियंत्रण करने में बजट मदद करता है। पांचवा है पारदर्शिता और जवाबदेही। बजट संसद में प्रस्तुत होता है जिससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अगला पॉइंट है बजट के विभिन्न दृष्टिकोण। इससे पहले हम लोगों ने बजट का महत्व देखा था, अब देखेंगे बजट के विभिन्न दृष्टिकोण, अप्रोच ऑफ बजटिंग। पहला है इसका दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें बजट केवल आय व्यय के लेखा जोखा पर केंद्रित होता है। मुख्य ध्यान जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी नियंत्रक एवं लेखांकन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है पारंपरिक दृष्टिकोण में। दूसरा है प्रदर्शन आधारित बजट। इसमें खर्च को उसके परिणाम से जोड़ा जाता है, कितना खर्च हुआ, के साथ क्या हासिल हुआ, ये सब इसमें प्रदर्शन आधार बजट पर देखा जाता है। तीसरा है कार्यक्रम आधारित बजट। इसमें बजट को विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अनुसार विभाजित किया जाता है। चौथा है शून्य आधारित बजट। इसमें हर वर्ष बजट को शून्य से शुरू किया जाता है और हर खर्च को उचित ठहराया जाता है। भारत में इसे 1980 के दशक में लागू किया गया था, शून्य आधारित बजट। ठीक है ना। कब लागू हुआ था? 1980 में। परिणाम आधारित बजट, इसमें नीति के अंतिम परिणाम पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा पर खर्च से साक्षरता दर में कितना सुधार आया, तो यह होता है परिणाम आधारित बजट। ठीक है ना, ये क्या होता है? परिणाम आधारित बजट। अब हम लोग देखेंगे बजट के प्रकार।
पहला बजट का जो प्रकार होता है वो होता है संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट। जब आय और व्यय बराबर होता है, आदर्श स्थिति माना जाता है इसको, ठीक है ना। दूसरा होता है घाटा बजट, जब व्यय ज़्यादा हो जाए और आय कम हो जाए तो इसको बोलते हैं घाटा बजट। यह ज़्यादातर विकासशील देशों में देखने को मिलता है, यानी कि जिस देश में अभी विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील है, जैसे कि भारत, ठीक है ना, तो घाटा बजट ज़्यादातर विकासशील देशों में देखने को मिलता है। तीसरा है हमारा अधिशेष बजट, जब इसमें आय कम हो जाता है और व्यय ज़्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं अधिशेष बजट, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में यह सहायक होता है। राजस्व बजट, इसमें सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। पूंजी बजट, इसमें पूंजीगत आय और व्यय शामिल होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण। छठा है लिंग बजट, महिलाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। हरित बजट, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए इसको बनाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा भारत में बजट चक्र। भारत में बजट निर्माण और क्रियान्वयन एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत होता है, जिसे बजट चक्र कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला जो चरण होता है वो होता है बजट निर्माण। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से व्यय के प्रस्ताव मांगता है। राजस्व और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। नीति आयोग और अन्य संस्थाएं भी सुझाव देती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर अगस्त सितंबर से शुरू हो जाता है। बजट प्रस्तुति, भारत में बजट एक वर्ष में एक ही बार प्रस्तुत होता है। भारत में बजट हर वर्ष 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण देते हैं। इसमें कर प्रस्ताव, योजनाएं और आर्थिक नीति भी शामिल होती है। तीसरा हमारा है बजट पर चर्चा और स्वीकृति। संसद में बजट पर सामान्य चर्चा होती है। इसके बाद मांगों पर मतदान किया जाता है। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक भी पारित किया जाता है। चौथा है हमारा बजट का कार्यान्वयन। स्वीकृति के बाद विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित किया जाता है। योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। पांचवा है लेखा परीक्षण और मूल्यांकन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खर्च का ऑडिट किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि धन का सही उपयोग हुआ कि नहीं। इसको बोलते हैं लेखा परीक्षण और मूल्यांकन बजट। बजट में बजट की विशेषताएं, भारत में बजट की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है? वार्षिक बजट प्रणाली। दूसरा है संसदीय नियंत्रण। तीसरा है लोक कल्याण पर जोर और चौथा है डिजिटल और पारदर्शिता प्रक्रिया। इसकी निष्कर्ष की बात किया जाए तो बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं का दर्पण है। यह देश के विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने का महत्व साधन है। भारत में बजट चक्र एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यदि बजट को सही ढंग से बनाया और लागू किया जाए तो यह देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है नागरिक प्रशासन इंटरफेस, लोक सेवा वितरण, जन शिकायत निवारण, सूचना का अधिकार, आरटीआई, लोकपाल, नागरिक चार्टर एवं ई गवर्नेंस। विस्तार से वर्णन देखते हैं इसका, ठीक है ना। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में नागरिक और प्रशासन के बीच संबंध केवल शासक शासित का नहीं बल्कि साझेदारी, पार्टनरशिप का होता है। राज्य की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह नागरिकों को कितनी प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही सेवाएं प्रदान करता है। इसी संदर्भ में नागरिक प्रशासन इंटरफेस, सेवा वितरण, शिकायत निवारण, आरटीआई, लोकपाल, नागरिक चार्टर और ई गवर्नेंस जैसे तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला पॉइंट हमारा है नागरिक प्रशासन इंटरफेस, सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस। नागरिक प्रशासन इंटरफेस से आशय उन सभी माध्यमों और प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा नागरिक सरकार प्रशासन के साथ संवाद करते हैं और सेवाएं प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप इसका क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क, सरकारी कार्यालयों में जाकर आवेदन सेवा देना। अप्रत्यक्ष माध्यम, ऑनलाइन पोर्टल, कोर्ट सेंटर, मोबाइल ऐप इत्यादि। मध्यस्थ सेवाएं,
जैसे लोक सेवा केंद्र, CSC, जन सेवा केंद्र इत्यादि। महत्व क्या है इसके, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? नागरिक प्रशासन इंटरफेस, नागरिक प्रशासन इंटरफेस, ठीक है ना। महत्व क्या है? प्रशासन को जनमुख बनाता है, विश्वास और जवाबदेही बढ़ता है, नीति निर्माण में फीडबैक उपलब्ध कराता है। इसका महत्व ये है, ठीक है। अब देखते हैं लोक सेवा वितरण, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। लोक सेवा वितरण का अर्थ सरकार द्वारा नागरिकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। ये होता है लोक सेवा वितरण। इसकी विशेषताएं क्या है? समयबद्ध सेवा, टाइम बाउंड डिलीवरी, समानता, इक्विटी, सभी को समान अवसर, गुणवत्ता, क्वालिटी, मानक के अनुसार सेवा, सुलभता, एसेसिबिलिटी, हर व्यक्ति तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। इसका विशेषता ये होता है। चुनौतियां क्या है? भ्रष्टाचार और देरी, संसाधनों की कमी, प्रशासनिक जटिलता। सुधार के उपाय क्या है? डिजिटलीकरण, वन स्टॉप सेवा केंद्र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक। तीसरा पॉइंट इसका है जन शिकायत निवारण। जब नागरिक को सेवाएं सही तरीके से नहीं मिलती या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे शिकायत दर्ज करते हैं। इन शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को जन शिकायत निवारण कहा जाता है। तंत्र, ऑनलाइन पोर्टल जैसे CPGRAMS, हेल्पलाइन नंबर, लोक शिकायत अधिकारी इत्यादि। महत्व क्या है इसके? प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है, नागरिकों का विश्वास बढ़ाता है, सेवा गुणवत्ता में सुधार करता है। चौथा हमारा पॉइंट है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने का अधिकार देता है, ठीक है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने का अधिकार देता है। मुख्य प्रावधान, नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांग सकते हैं, 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है, सूचना न देने पर दंड का प्रावधान किया जाता है। इसके महत्व क्या है? पारदर्शिता बढ़ता है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है, नागरिकों को सशक्त बनाता है। सीमाएं क्या है? सूचना में देरी, दुरुपयोग की संभावना और अधिकारों की प्रतिरोध। अगला पॉइंट हमारा है लोकपाल लोकपाल। लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जो उच्च स्तर के भ्रष्टाचार की जांच करती है। पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। लोकपाल का कार्य क्या होता है? प्रधानमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की जाती है। शिकायतों की जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करना इनका कार्य होता है। महत्व क्या है? उच्च स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करता है और भ्रष्टाचार को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। इसका महत्व ये है। नागरिक चार्टर, सिटीजन्स चार्टर। नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जिसमें किसी सरकारी विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, समय सीमा और नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख किया जाता है, उसको कहते हैं चार्टर। फिर से सुनिए चार्टर क्या है। नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जिसमें सरकारी विभाग और दी जाने वाली सेवाओं, समय सीमा और नागरिकों के अधिकार का उल्लेख करता है। उद्देश्य क्या है इसके? सेवाओं में पारदर्शिता बनाता है, नागरिकों को अधिकारों की जानकारी देता है, प्रशासन की जवाबदेही तय करता है। प्रमुख तत्व क्या है इसके? सेवा मानक, समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है। 3 इसके प्रमुख तत्व है। सीमाएं क्या है इसके? कानूनी बाध्यता का अभाव, जागरूकता की कमी। 7वां हमारा है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग करके प्रशासनिक कार्यों और सेवाओं को डिजिटल माध्यम में प्रदान करना, ठीक है ना। डिजिटल माध्यम से प्रदान करना। इसके प्रमुख मॉडल की बात की जाए तो G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। उदाहरण की बात किया जाए तो डिजिटल इंडिया अभियान, ऑनलाइन सेवाएं
पासपोर्ट आधार टैक्स। लाभ क्या है इसके? पारदर्शिता और दक्षता, समय और लागत की बचत, भ्रष्टाचार में कमी। चुनौतियों की बात की जाए तो इसका चुनौती क्या है? डिजिटल विभाजन, तकनीकी अवसंरचना की कमी, साइबर सुरक्षा जोखिम इत्यादि। समग्र विश्लेषण, ओवरऑल एनालिसिस की बात किया जाए तो इन सभी तंत्रों का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और केंद्रीयकृत, नागरिक केंद्रित बनाना। आरटीआई पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, लोकपाल जवाबदेही सुनिश्चित करता है, नागरिक चार्टर सेवा मानक तय करता है और ई गवर्नेंस दक्षता बढ़ाता है, शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों को न्याय दिलाता है। इन सभी के समन्वित उपयोग से सुशासन, गुड गवर्नेंस की स्थापना होती है। निष्कर्ष की बात किया जाए तो नागरिक और प्रशासन के बीच प्रभावी इंटरफेस लोकतंत्र की सफलता की कुंजी है। यदि सेवाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएं, शिकायतों का शीघ्र समाधान हो और नागरिकों को सूचना तक आसान पहुंच मिले तो शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी बनती है। भारत में आरटीआई, लोकपाल, ई गवर्नेंस और नागरिक चार्टर जैसे उपायों ने प्रशासन को अधिक जवाबदेही बनाया है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता, तकनीकी सुधार और संस्थागत मजबूती आवश्यक होता है। अगला हमारा है सामाजिक कल्याण प्रशासन। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक कल्याण प्रशासन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। अवधारणा, दृष्टिकोण, नीतियाँ तथा शिक्षा, विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण। आधुनिक लोकतंत्र राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य केवल कानूनी व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना भी है। इसी संदर्भ में सामाजिक कल्याण प्रशासन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, जो कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए योजनाओं और नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। सामाजिक कल्याण प्रशासन की अवधारणा। सामाजिक कल्याण प्रशासन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सामाजिक कल्याण प्रशासन से आशय उन प्रशासनिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं और तंत्रों से है जिनके माध्यम से सरकार और अन्य संगठन समाज के कमजोर वर्गों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रमुख तत्व: नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, संसाधनों का प्रबंधन, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। सरल शब्दों में बात किया जाए तो यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक कल्याण योजनाएं को प्रभावित ढंग से लागू किया जाता है। सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण, अप्रोच ऑफ सोशल वेलफेयर। सामाजिक कल्याण को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। अवशिष्ट दृष्टिकोण, इसमें राज्य केवल तब हस्तक्षेप करता है जब परिवार और समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाता है। यह न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है। संस्थागत दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसमें सामाजिक कल्याण को राज्य की जिम्मेदारी माना जाता है और सभी नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जाती है। यह सार्वभौमिकता पर आधारित होता है। तीसरा हमारा है विकासात्मक दृष्टिकोण। इसमें सामाजिक कल्याण को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जाता है। उद्देश्य इसका क्या होता है? आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण। चौथा हमारा है अधिकार आधारित दृष्टिकोण। इसमें कल्याण को नागरिकों का अधिकार माना जाता है, उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार। तीसरा पॉइंट हमारा है सामाजिक कल्याण की नीतियाँ। सामाजिक कल्याण नीतियाँ वे योजनाएं और कार्यक्रम है जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बनाए जाते हैं। मुख्य क्षेत्र क्या है इसमें? गरीबी उन्मूलन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। सामाजिक सुरक्षा के बारे में देखा जाए तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। महिला एवं विकास क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेवाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन। सामाजिक कल्याण नीतियों की विशेषताएं: समावेशी विकास, लक्षित विकास, सतत विकास पर आधारित। चुनौतियां: संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार और लीकेज, जागरूकता का अभाव, कार्यान्वयन में देरी, ठीक है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स है। चौथा हमारा है शिक्षा और सामाजिक कल्याण। शिक्षा सामाजिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है क्योंकि यह समाज, व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में योगदान करता है। शिक्षा का महत्व सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास में योगदान देता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है। दूसरा है शिक्षा से संबंधित प्रमुख पहलें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान SSA प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील बच्चों को पोषण और शिक्षा दोनों प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति 2025 2020 शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देना। शिक्षा में चुनौतियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, शिक्षकों की कमी, गुणवत्ता में असमानता, डिजिटल विभाजन इत्यादि। शिक्षा में चुनौतियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, शिक्षकों की कमी, गुणवत्ता में असमानता, डिजिटल विभाजन। 5वां पॉइंट हमारा है सामाजिक कल्याण प्रशासन की भूमिका। नीति निर्माण और क्रियान्वयन, संसाधनों का कुशल उपयोग, कमजोर वर्गों तक सेवाएं पहुंचाना, निगरानी और मूल्यांकन। समग्र विश्लेषण, सामाजिक कल्याण प्रशासन का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और समान अवसर प्रदान करना है। समग्र विश्लेषण, अधिकार आधारित दृष्टिकोण से नागरिकों को अधिक सशक्त बनाया। विकासात्मक दृष्टिकोण ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, लेकिन अभी भी कार्यान्वयन की समस्याएं और संसाधनों की बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और मूल्यांकन भी करना होता है। निष्कर्ष की बात किया जाए तो सामाजिक कल्याण प्रशासन एक ऐसा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां समानता, न्याय और विकास सुनिश्चित हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियां समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने का कार्य करती है। भारत में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी इन योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और जनभागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। अगला हमारा है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत योजना, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, NFSA, रोजगार, मनरेगा, PM किसान सम्मान निधि। विस्तृत टिप्पणी लगभग 2000 शब्दों में करेंगे। ठीक है, चलिए अगला यही हमारा क्वेश्चन है और ये लास्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, इस पर टीका टिप्पणी करते हैं। भारतीय राज्य का चरित्र एक कल्याणकारी राज्य का है जहां संविधान के नीति निदेशक तत्व DPSP और मौलिक अधिकार मिलकर सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। पिछले 2 दशकों में भारत में अधिकतर आधारित और लक्षित हस्तांतरण के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और किसानों की आय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। जैसा पहला हमारा है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक समावेशन और मानव पूंजी का विकास है। प्रमुख प्रावधान, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित के रूप में वर्ग EWS के लिए। पड़ोस के स्कूल की अवधारणा, नो डिटेशन पॉलिसी, कक्षा 8 तक, बाद में संशोधित। बुनियादी ढांचा, शिक्षक छात्र अनुपात और नागरिकों का निर्धारण। उपलब्धियां, नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि, लैंगिक अंतर में कमी, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर सामाजिक रूप से वंचित समूहों की स्कूल तक पहुंच बढ़ी। चुनौतियां, सीखने के परिणाम स्तर में कमी, शिक्षा प्रशिक्षण और उपस्थिति से जुड़ी समस्याएं। निजी स्कूलों में 25% आरक्षण के क्रियान्वयन में बाधाएं। माध्यमिक स्तर पर निरंतरता का अभाव। आलोचनात्मक टिप्पणी, RTE ने पहुंच सुनिश्चित करने की गुणवत्ता पर अपेक्षित फोकस नहीं की। आगे की राह में अकाउंटम आधारित मूल्यांकन, शिक्षक क्षमता निर्माण और डिजिटल समर्पित सीखने पर जोर जरूरी है। अगला हमारा है दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य,
आयुष्मान भारत योजना अवधारणा 2018 में शुरू हुई। आयुष्मान भारत 2 स्तंभ पर आधारित है: हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब व कमजोर परिवारों के लिए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के इलाज हेतु कैशलेस बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक। उद्देश्य वित्तीय जोखिम से सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। उपलब्धियां करोड़ों लाभार्थियों को कैशलेस इलाज, निजी अस्पतालों की भागीदारी से सेवा उपलब्धता बढ़ी। कई राज्यों में पोर्टेबिलिटी, देश भर में इलाज की सुविधा बढ़ी। चुनौतियां क्या है? अस्पतालों की इम्पैनलमेंट और भौगोलिक असमानता, धोखाधड़ी, अनुचित बिलिंग के मामले, प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र का असमान विकास, जागरूकता की कमी। आलोचनात्मक टिप्पणी: योजना ने कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर घटाने में मदद की, पर प्रिवेंटिव और प्राइमरी केयर को और मजबूत बनाना आवश्यक है। हेल्थ सिस्टम अप्रोच: मानव संसाधन आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल रिकॉर्ड को समग्र रूप से सुदृढ़ करना होगा। खाद्य सुरक्षा: नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 NFSA। उद्देश्य क्या है? गरीब और कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर भूख और कुपोषण को कम करना। प्रमुख प्रावधान क्या है? लगभग 67% आबादी को कवर करती है। प्रति व्यक्ति आय 5 माह किलोग्राम अनाज, गेहूं, चावल रियायती दरों पर। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 35 किलोग्राम माह चावल, गेहूं। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण समर्थन। मिड डे मील और ICDS का कानूनी आधार। उपलब्धियां: खाद्यान्न की उपलब्धता और पहुंच में सुधार। कोविड-19 जैसे संकट में अतिरिक्त मुफ्त राशन के माध्यम से सुरक्षा कवच। भूख सूचकांक में कुछ सुधार। चुनौतियां: लीकेज और DPSP में अनियमितताएं, लाभार्थी पहचान, पोषण विविधता की कमी, भंडारण और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं। इसकी आलोचनात्मक विवरण किया जाए तो NFSA ने फूड सिक्योरिटी को अधिकार बनाया, लेकिन अब फोकस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, दाल, तेल, पोषक तत्व या शिफ्ट करने की ज़रूरत है। वन नेशन वन रेशन कार्ड जैसी पहलें पोर्टेबिलिटी बढ़ती है, जिन्हें और मजबूत बनना चाहिए। रोजगार: मनरेगा अवधारणा 2005 का यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को प्रतिदिन वर्ष कम से कम 100 दिन का अनुभव कुशल श्रम रोजगार देने की कानूनी गारंटी देता है। हालांकि यह बदल गया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबों के लिए जीविका सुरक्षा, मांग आधारित रोजगार, ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण, तालाब, सड़क, जल संरक्षण। प्रमुख विशेषताएं: काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, मजदूरी का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सामाजिक अंकेक्षण, महिलाओं की उच्च भागीदारी। उपलब्धियां: ग्रामीण आय में सहारा, विशेषकर संकट काल जैसे कोविड-19 में। जल संरक्षण, भूमि सुधार जैसे परिसंपत्तियों का निर्माण। महिला सशक्तिकरण, महिला भागीदारी 50% प्लस कई राज्यों में देखी गई। चुनौतियां जो हैं, भुगतान में देरी, कुछ क्षेत्रों में डिमांड एक्सप्रेशन, कार्यों की गुणवत्ता और स्थायित्व, स्थानीय क्षमता और निगरानी की कमी। आलोचनात्मक टिप्पणी: मनरेगा ने रोजगार का अधिकार स्थापित किया, पर इसे स्किलिंग और कन्वेंशन अन्य योजनाओं से तालमेल के साथ जोड़कर अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। विकास आय समर्थन, PM किसान सम्मान निधि योजना अवधारणा क्या है? 2019 में शुरू इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 3 किस्तों में 2,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाती है। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय स्थिरता, कृषि निवेश, बीज, उर्वरक एवं सहायता, ऋण पर निर्भरता की कमी।
उपलब्धियां डीबीटी के माध्यम से तेज और पारदर्शी भुगतान हो जाता है। व्यापक कवरेज, करोड़ों किसान लाभार्थी हो जाते हैं। उपयोग और छोटे निवेश में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट चुनौती है इसमें जो है लाभार्थी पहचान, भू रिकॉर्ड की त्रुटियां, किराएदार या बटाईदार किसान कई बार बाहर रह जाते हैं। राशि अपेक्षाकृत कम, महंगाई के संदर्भ में। आलोचनात्मक विवरण जो पीएम किसान योजना क्लिक रिलीफ देता है, यह दीर्घकालीन समाधान के लिए कृषि सुधार, बाजार भंडारण, सिंचाई, वैल्यू चेन और जोखिम प्रबंधन, बीमा, मूल्य स्थिरता आवश्यक है। समेकित विश्लेषण, इन पांचों पहलों को समग्र रूप से देखने पर कुछ व्यापक रुझान सामने आता है। अधिकार आधारित से परिणाम आधारित की ओर। आरटीई, एनएफएसए और मनरेगा ने अधिकार स्थापित किए। अब फोकस परिणाम, सीखने के स्तर, पोषण, उत्पादक रोजगार पर बढ़ रहा है। डीबीटी और डिजिटलीकरण, पीएम किसान और मनरेगा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने लीकेज घटाया। आधार, जनधन, मोबाइल ट्रिनिटी ने लक्षित वितरण को सक्षम बनाया। संघीय सहयोग, राज्यों की भूमिका क्रियान्वयन में निर्णायक है। स्वास्थ्य, पीडीएस, शिक्षा में रोजगार के नवाचार महत्वपूर्ण है। समावेशन बनाम लक्षितकरण, व्यापक कवरेज बनाम सटीक लक्षितकरण के बीच संतुलन आवश्यक है ताकि एक्सक्यूजन एरर कम हो। गुणवत्ता और क्षमता, केवल पहुंच पर्याप्त नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विस, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और स्थानीय प्रशासन क्षमता बढ़ानी जरूरी है। आगे की राह, डेटा आधारित नीति, रियल टाइम डैशबोर्ड, सोशल मीडिया, अर्थ पार्टी इवैल्यूएशन, मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय निकायों की क्षमता। कन्वर्जेंस, मनरेगा प्लस जल जीवन मिशन कृषि योजनाएं, एनएफएसए पोषण अभियान, समावेशी पहचान तंत्र, भू रिकॉर्ड सुधार, किराएदारी, किसानों का कवरेज, गुणवत्ता पर फोकस, आरटीई में लर्निंग आउटकम, आयुष्मानों में प्राइमरी केयर, जागरूकता और पारदर्शिता, ग्रीवांस रिड्रेसल हेल्पलाइन, सार्वजनिक सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और किसान आय, ये पांचों क्षेत्र मानव विकास के आधार स्तंभ है। आरटीई, आयुष्मान भारत, एनएफएसए, मनरेगा और पीएम किसान योजना ने भारत में सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत किया है। हालांकि वास्तविक सफलता क्रियान्वयन की गुणवत्ता, समावेशी कवरेज और दीर्घकालीन उत्पादकता बढ़ाने पर निर्भर करेगी। एक समन्वित, डेटा समर्पित और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ये कार्यान्वयन न केवल गरीबी और असमानता को कम कर सकते हैं बल्कि सतत और समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा एमजेसी 9 का सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर सेमेस्टर का मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। और भी मैं अन्य विषयों से रिलेटेड एग्ज़ाम का तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूं, तो आप सभी यहां से देख सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।